नमस्कार दोस्तों, अब हम देखेंगे आगे जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन। आप लोग अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिल सके। अब देखेंगे हम आगे जो है पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन, और जब लोग देखेंगे तभी मुझे बनाने का भी मन करेगा आगे वीडियो, तभी हम आगे में बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, कैसे हो गया पतन, इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी अच्छी सभ्यता। तो विनाश का कारण बताएंगे और इतिहासकार क्या मानते हैं उनका बात में। विनाश का कारण में से बाढ़। तो मार्शल मैके और एस.आर. राव जो हैं इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि बाढ़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आर्यों का जो है आक्रमण बताया जाता है कि आर्य जो है बहुत ज़्यादा आक्रमण कर दिए थे, तो गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण ही जो है इसके विनाश का कारण है। मार्टियर भी, हिटलर भी यही कहते हैं, स्टुअर्ट पिगट भी यही बात कहते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का जो है बात मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ और लोगों जो है बहुत ज़्यादा अकाल वगैरह पड़ा, बहुत ज़्यादा लोग मर गए। इस तरीके से धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस बात को कहने वाले जो है मानते हैं आर.एल. स्टीन और अमलानंद घोष। इसके अलावा चौथा एक चीज़ और मानते हैं भूतात्विक परिवर्तन, है ना। कुछ लोग मानते हैं कि जियोलॉजिकल जो है परिवर्तन, चेंजेस आया, तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसा मानने वाले जो है एम.आर. सैनी और एच.टी. लैम्ब्रिक और जी.एफ. डेल्स ये कहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इसका विनाश का कारण है वो महामारी है। तो ऐसा कहने वाले के.यू.आर. कनेडी हैं, वो कहते हैं। और पर्यावरण परिवर्तन जो है, कुछ लोग कहते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन है ना इसके वजह से, तो यह एम त्रिमित्रियेव ने कहा है ना। तो ज़्यादातर लेकिन सटीक यही माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन और इस तरीके का जो है कुछ हुआ, और लोग जो है ना प्लान करके, तो ये ज़्यादा सटीक मानते हैं लोग। अब हम आगे में देखेंगे। IIT खड़गपुर अध्ययन में जो है कहा गया है, बताया गया कि समूह की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है 900 वर्षों तक लगातार है ना कम वर्षा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बनी थी। ठीक है, की पॉइंट भी वहाँ पे IIT खड़गपुर की जो टीम ने लेह लद्दाख में जो है सोमरारी झील में जो है 5000 वर्ष के मानसून परिवर्तनशीलता का जो है मानचित्रण किया। अब विस्थापित ना जो लोग हैं, जो विस्थापित देखो बताया जा रहा है, जो विस्थापित लोग पूर्व और मध्य प्रदेश में और बिहार और बंगाल दक्षिण में जो है विंध्याचल और जो है दक्षिण गुजरात में दक्षिण की ओर गंगा यमुना की ओर जो है चले गए छोड़ करके सभ्यता। जैसे अभी यही हम ही जहाँ पे रहते हैं, अब जोशीमठ था ना, जोशीमठ में पहाड़ें फटने लगी थी, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ से छोड़ के प्लान कर जाएंगे कहीं न कहीं, तो वहाँ का जो पतन हो जाएगा। तो इसी टाइप का था। आगे हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, है ना। अब वैदिक सभ्यता हम देखेंगे। तो वैदिक सभ्यता हम दूसरे क्लास में देखेंगे, ठीक है। पता नहीं क्यों सर दर्द करने लगा यार। चलो अच्छा पढ़ ही लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता देखेंगे। वैदिक सभ्यता में वैदिक काल भौगोलिक जानकारी, वैदिक काल राज व्यवस्था, वैदिक काल समाज, वैदिक काल धर्म देखेंगे, वैदिक काल अर्थव्यवस्था। ठीक है। वैदिक सभ्यता में देखेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहाँ पे, सप्त सिंधु क्षेत्र में फैला था। उत्तर वैदिक काल कहाँ पर फैला था, तो सप्त सिंधु क्षेत्र और गंगा घाटी क्षेत्र दोनों जगह फैला हुआ था। तो वर्गीकरण का आधार इसलिए है कि लोहा व कृषि, है ना, दोनों। अब ये देखो, ठीक, ये देखो ऋग्वैदिक काल, ये लेटर वैदिक काल। जो भूरे रंग से है लेटर, और जो थोड़ा सा ग्रीन रंग दिख रहा है वो है ऋग्वैदिक काल। तो वेद देखेंगे। वेद से वैदिक है। वैदिक जो है आर्यों द्वारा निर्मित एक ऐसी ग्रामीण
सभ्यता जिसकी जो है जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। अन्य इसका नाम होता है आर्य सभ्यता। तो एक भाषा समूह है ये, है ना। इसमें का अर्थ है कि उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। भाषा जो है इनकी वैदिक संस्कृति होती है। लिपि का जो है अभाव माना जाता है, इनका इसको स्क्रिप्ट नहीं मिला है। अब आर्यों की उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान और इनके विद्वान, तो जैसे बताया गया है कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र माना जाता है इनका मूल निवास। ये बात कहते हैं येली कल्लल। और जो है महर्षि देश कहते हैं कि जो है, कुछ लोग कहते हैं महर्षि देश से, ब्रह्मासी देश से आए हैं। इसको बोलते हैं गंगानाथ जहाँ बोलते हैं। सप्तसंध्या क्षेत्र प्रदेश में आर्यों का जो निवास स्थान माना जाता है वो कहते हैं, वो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं। देवका प्रदेश कुछ लोग बोलते हैं मुल्तान को, जहाँ पे पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, उनका निवास वहाँ माना जाता है। ये ऐसा मानते हैं DS त्रिवेदी, है ना। कुछ लोग इनको दक्षिण रूस से मानते हैं, जिसमें गार्डनर चाइल्ड मध्य एशिया का मानने वाले मैक्स मुलर हैं। और उत्तरी ध्रुव पे ध्रुव मानते हैं, तो ये बात मानते हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक। और तिब्बत की तरफ का मानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी की तरफ से मानते हैं, जर्मनी में मानते हैं इनका मूल निवास स्थान वो हाट एवं पेनका और डेन्यूब नदी की घाटी को मानते हैं पिगाइल्स। अब हम देखेंगे वैदिक काल जो है भौगोलिक जानकारी, है ना। तो इसमें ऋग वैदिक काल में जो है सप्तसंध्या क्षेत्र जो है सिंधु नदी, सप्तसंध्या क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे जो है 7 नदियाँ बहती हैं, जिसमें सिंधु सरस्वती 2 हो गई, सतलज को सतुद्री बोला जाता था उस समय। उसके बाद 3 हो गई, बिपाशा व्यास को बोला जाता था। 4 हो गई, पुरुषड़ी रावी को बोला जाता था। 5 हो गई, विचिस्ता झेलम को बोला जाता था। 6 हो गई, अस्कनी चिनाब को बोला जाता था। तो ये 7 नदियाँ थी, तो इसी के बीच में जो क्षेत्र आता था इसी को सप्तसंध्या क्षेत्र कहा जाता था। अब ब्रह्मासी देश जो है चर्चा के में है, तो ब्रह्मासी देश कहाँ पे फैला हुआ था, तो ब्रह्मासी देश गंगा यमुना का जो दोआब है उसी को बोलते हैं। मध्य देश किसको मानते हैं, तो मध्य देश जो है हिमालय व जो विंध्य पर्वत है उसके बीच की जो भूमि है उसको मानते हैं मध्य देश। अब ब्रह्मावर्त किसको बोलते हैं, तो सरस्वती और दृश्यवती जो नदी है उसके बीच में जो भूभाग है उसको बोलते हैं ब्रह्मावर्त। और लोहे व चांदी है ना, उसको देखेंगे। तो इस समय जो है वैदिक काल में लोहे और चांदी का जो अभाव था, यहाँ पे चांदी का जो है अनुपस्थिति था, है ना। यहाँ पे चांदी नहीं दिखाई देता। उत्तर वैदिक काल देखेंगे, नहीं, बेसिकली ऋग वैदिक काल में नहीं होता, उत्तर वैदिक काल में आ जाता है। अब देखो उत्तर वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल जो है कहाँ पे फैला हुआ था, तो गंगा घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार था। लोहे व चांदी इस समय आ गए थे। नर्मदा में जो है रेवा और जो गंडक को जो है सदा नीरा का उल्लेख, नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता था और गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता था, है ना। और पूर्वी हिमालय तक इसका विस्तार भी था। अब हम देखेंगे जो नदियों के प्राचीन नाम है वो देखो दे दिया गया है, या फिर पढ़ लेना, ठीक। जैसे नदियों का प्राचीन नाम है कुभू है, कुभू को कुर्रम आधुनिक नाम बोला जाता है अभी के समय। कुब्भा नदी है तो उसको आज के समय में काबुल बोला जाता है। बिचिस्ता नदी को आज के समय में झेलम बोला जाता है। आस्केनी है, आस्केनी को चिनाब बोला जाता है ना। तो इस तरीके से इसको आप देख लेना। हम आगे में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है। पिपासा नदी को ब्यास, सदा नीरा को गंडक, सतुद्री को सतलज, पुष्ड़ी को रावी, है ना। द्वती को जो है कग्गर या घग्घर नदी, गोमती को गोमल अब बोला जाता है। सुवास्तु को जो स्वात, सिंधु को सिंधु आज भी बोला जाता है। सरस्वती नाम कहाँ, सरस्वती को जो है बोला जाता था नदी तमा, देवी तमा या माते तमा, है ना। इनको जो है माँ का उपाधि दी जाती थी। और जो है ये सहायक नदियाँ इनकी दृष्टावती व जो है हिरण्यवती होती थी। और जो है सुसोमा का जो है सोहन, और जो है मुरुध्वा को जो है मरुवर्मन, और देव को नर्मदा नदी कहा जाता था। आधुनिक नाम इनका ये है।
अब हम देखेंगे सरस्वती नदी के बारे में। तो जो है सर्वाधिक जो पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी मानी जाती थी। अब देखो जो इसका मैप भी है ना, मैप में दिखा रहा है सुवास्तु, कुंभा, कुंभ, गोमती, सिंधु, वितिस्ता, है ना, अस्कनी, पुरुषड़ी, शतद्री, विपाशा, सरस्वती। तो ये हिमवंत होता था उस समय, हिमालय को हिमवंत बोलते थे। ऋग्वैदिक कालीन जो भूगोल है उसी का ये है मैप। तो अब देखेंगे सरस्वती नदी जो है सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती थी और 6वें मंडल में जो है सरस्वती सूक्त भी है। और विभिन्न जो उपमाएँ हैं, तो सरस्वती नदी के लिए कई उपमाएँ यूज किया गया, जैसे उसको नदी तमा बोला गया कि नदियों में माता है, और अम्बिते, है ना, देवी तमे, उदकवती, अग्रवती, कविता, सप्तसंध्यों की जननी, पलाक्स्वती, वेदा समृति, और जो है वेदवती इसको बोला जाता था। जैमिनी उपनिषद व जो है पंचविश में जो है सरस्वती नदी का जो है लुप्त होने का स्थान जो है बिंसन बताया गया है ना। अब हम देखेंगे वैदिक काल जो है राज व्यवस्था। तो वैदिक काल की जो राज व्यवस्था थी कैसे चलती थी। वैदिक काल में जो है प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी, जन होते थे। सबसे बड़ी इकाई जो है गोपा जनस्य होते थे, राजा। विष होते थे विस्पति, ग्राम होते थे ग्रामीणी, परिवार जो है कुल गृह होते थे, गृहपति उनको या कुलपति। राजा जो है गोप होता था, गोप जनस्य उसको बोले। सामान्यतः जो जीवन होता था इनका विशेष सुविधाओं से लैस नहीं होता था। इनको कोई सुविधा वगैरह इस तरीके का नहीं मिलता था जैसे आज के राजा वगैरह, और प्राचीन काल में भी कई राजा हुए हैं ना, तो इनको कोई जो राजा होता है इनको ऐसा कोई सुविधा नहीं मिलता था। और मुख्य क्या कार्य होता था राजा का यही कार्य होता था कि जो है युद्ध, है ना, और गविष्टि करना में जो है नेतृत्व, तथा जो है जन के जो है लोगों व पशुओं की रक्षा करना, है ना, ये कार्य इनका होता था। प्रमुख अधिकारी होते थे इनके पुरोहित क्या करते थे, इनको सलाह देते थे, उनका प्रधान सलाहकार माने जाते। सेनानी में जो है सेना जो है अस्थायी होती थी, लड़ने के समय में आती थी, जब युद्ध वगैरह हो जाता था उसके बाद फिर वो अपने स्थान पे चली जाती, अपने अपने घर चले जाते थे लोग। जब फिर सेना की जरूरत होती थी फिर वो लोग आते थे। और स्पर्श होता था, स्पर्श जो है गुप्तचर कहा जाता था। और न्याय अधिकारियों का उल्लेख नहीं इसमें मिलता है ना इस समय। इसके बाद विद्वत आता है। विद्वत जो है विद्वत में जो है आर्यों की जो प्राचीनतम राजनीतिक संस्था है ये, और ऋग्वेद में जो है 122 बार उल्लेख है इसका। और मुख्य कार्य क्या होता था, राजा की शक्तियों पर अंकुश, है ना। मुख्य कार्य इसका यही होता था कि राजा की जो शक्ति है उस पर अंकुश लगाया जाए। और इसके अलावा पंचजन मतलब 5 आर्य कबीले होते थे, जिसमें जो है अनु, दुहु, पुरु, तुर्बस तथा यदु, ये 5 कबीले होते हैं जिनसे आगे चल के भरत कबीले से युद्ध भी होता है। इसके अलावा हम देखें विद्वत में सभा देखेंगे। सभा होता था एक, है ना, सभा समिति होता था, विद्वत होता था। तो विद्वत हमने देख लिया, सभा देखेंगे। सभा जो है विद्वान व सज्जनों की संस्था होती थी। इसमें ऋग्वेद में जो है 8 बार इसका उल्लेख है। अध्यक्ष इसके सभापति होते थे, सदस्य इसका सभ्य या जो है सभासद या जो है सभासीन होते थे, है ना। और जो मुख्य कार्य इसका होता था न्यायिक कार्यों का जो संपादन करना होता था, है ना। तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भी दिया है तो आप पढ़ सकते हैं। महिलाओं की जो भागीदारी होती थी हालांकि उत्तर वैदिक काल में प्रतिबंध होती थी। और समिति जो है हम देखेंगे समिति, तो समिति जो है समिति में जो है सर्वसाधारण की जो है संस्था ये होती थी। और इसमें ऋग्वेद में जो है 9 बार इसका उल्लेख है। अध्यक्ष इसका जो है ईशान होता था। अब मुख्य कार्य क्या होता था, राजा का जो है निर्वाचन करना। महिलाओं की भागीदारी हालांकि जो है उत्तर वैदिक काल में प्रतिबंधित हो गई क्योंकि महिलाएं ज़्यादा नहीं देखी जाती, जबकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का जो है वर्चस्व रहता है। और अर्थवैद में जो है कहा गया कि सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 ना पुत्रियाँ कहा गया है। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक का लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्षेत्रफल व राजा की जो शक्तियाँ हैं उसमें वृद्धि होती है धीरे धीरे। अब जो है जनपद में राजा होता है, विश्व में विस्पति होता है, ग्राम में ग्रामीणी होता है, कुल में कुलपति होता था, है। तो राष्ट्र शब्द का उल्लेख यहीं पे आया, है ना। अब हम देखेंगे प्रमुख जो जनपद होते थे। अब देखो जैसे प्रमुख जो जनपद होते थे उसमें क्या है कुरु, है ना, कुरु भरतपुर, है ना,
अब कुरु कर रहा है, कुरु जो है भरत प्लस पुरु में होता था, तथा पंचाल जो है तुर्वस प्लस की विजन, विदेह काशी आदि, है ना, ये चीज़ें ये प्रमुख उस समय कह जाती। ये बाद में भी ये जनपद बहुत आगे आकर के निकलते हैं। पंचाल होता है, विदेह होता है ना, सब काशी अंग वश ऐसे सब धीरे धीरे जनपद बनने स्टार्ट हो जाते हैं यहीं से। फिर कुरु राजा जो है ना, कुरु का जो राजा होता है वो परीक्षित होता है, जो मृत्युलोक के देवता होते हैं। और विदेह जो है राजा जनक को कहा गया है। पंचाल राजा प्रवार जबाली को के जो है अश्वपति। अब हम देखेंगे राजत्व के सिद्धांत का आरंभ यहीं से होता है, तो है ना। तो राजा की शक्तियों में जो है वृद्धि होती है। राजा द्वारा जो है वैभवशाली जीवन अब शैली यहीं से स्टार्ट हो जाती है। राजा अब जो है गाय वगैरह की युद्ध वगैरह खाली सिर्फ वही नहीं करता, अब आलिशान जीवन भी जीने लगता है यहीं से। बड़े यज्ञ राजस्व यज्ञ मतलब 17 प्रकार का जो है जल होता है ये राजस्व, है ना। और विभिन्न उपाधियां भी राजा धारण करता है, जैसे एक राट मतलब सभी दिशाओं का राजा, पूर्व में जो है सम्राट, पश्चिम में इसको स्वराट बोला, उत्तर में इसको विराट, और दक्षिण में भोज, और मध्य में राजा। नियंत्रणकारी जो मतलब नियंत्रणकारी राजनीतिक संस्थाओं में जैसे विदत होती थी, सभा होती थी, समिति होती थी कि जो है महत्व की जो में जो है ना कमी होती। अब जैसे अब राजा का जो वर्चस्व बढ़ने लगा तो विदत, सभा, समिति ये तीनों बनाई गई थी, तो इनका जो मतलब कार्य था उसमें अब गिरावट, धीरे धीरे इनकी महत्वता में अब कमी आने लगेगी। अब देखो बताया ना, ठीक है, समझा दिया गया है कि जो है उत्तर में विराट होते थे, पश्चिम में स्वराट होते थे, पूर्व में सम्राट होते थे, और दक्षिण में भोज होते थे, उसको एकराट बोला जाता था, है ना। महत्वपूर्ण जो अधिकारी इनके समय होते थे वो शतपथ ब्राह्मण के आधार पर 12 बताए गए हैं। एक वो का पुरोहित होता था जिसको राजा का जो प्रमुख परामर्शदाता बोलते थे, सेनानी में सेना का जो प्रमुख होता था, ग्रामीण में ग्राम का मुखिया, महिषी में राजा की जो है पत्नी, है ना, महिषी, और सूत में जो है रथ सेना का नायक, और संग्रहिता में जो है कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत में जो है कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, अच्छवाप में आय व्यय गणनाध्यक्ष एवं जो है दूत क्रीड़ा में जो है राजा का मित्र होता था। इसके अलावा छात्र मतलब छता प्रतिहार या जो है दैवारिक होता था। अब हम देखेंगे वैदिक काल समाज। तो ऋग वैदिक काल में जो है समाज होता था, तो अब जो है ना ऋग वैदिक काल देखो, जहाँ पे हम ऋग वैदिक काल में देखे थे उस समय, और हम देखेंगे बाद में लेटर वैदिक काल में, दोनों का समाज देखेंगे। तो जो है ऋग वैदिक काल का जो समाज है वो पितात्मक समाज था, लेकिन पिता अपनी संतान को जो है बेच सकता था, ये बात जो है इतरेय ब्राह्मण में कहा गया है सनुसेप आख्यान में। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार होती थी, कुल होती थी, जिसमें मुखिया जो है परिवार में मुखिया होता था, कुल में कुलपति होता था। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होती थी, है ना, जैसा कर्म होगा उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था होती थी। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, पुरुष सूक्त जो है चतुर्वर्ण, और 4 वर्ण होते थे, जिसमें जो बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र जो है शब्द का प्रथम बार इसी में उल्लेख किया गया है। अब देखेंगे हम ब्राह्मण में, जैसे ब्राह्मण कहाँ से निकला है तो मुंह से निकला है, क्षत्रिय कहाँ से निकला है तो भुजाओं से, वैश्य जांघ से, और शूद्र कहाँ से निकला है तो पैरों से, है ना। अनार हेतु जो शब्द है उसमें क्या है, अब्राह्मण मतलब वेदों को न मानने वाला, अव्यजन यज्ञ न करने वाला, अनास, अदेव, अव्रत, मधुवाक, मनोरंजन में जो है रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे, पासा संगीत वगैरह। और प्रमुख जो वस्त्र होते थे उसमें सूती व मुनि होते थे, और 3 प्रकार के वास, अधिवास व उछड़ी होता था। नीवी इनका अंदर पहनने वाले जो कपड़े होते उसको नीवी बोलते थे। अब हम देखेंगे खान पान। स्त्रियों की जो अच्छी स्थिति थी, इस समय स्त्रियां भी अच्छी स्थिति थी इनकी, तो इसमें जो है स्त्रियों की स्थिति
जायदस्तम ऋग्वेद मतलब पत्नी ही घर है, ऐसा कहा गया है। वह तो मतलब विदाई के समय उपहार उनको दिया जाता था। शिक्षा का अधिकार इस समय था, तो इस समय का जो शिक्षा लेने वाली महिलाएं थी, लोपामुद्रा थी, विश्वारा थी, अपाला थी, घोषा आदि विदुषी थी, है ना, जिन्होंने शिक्षा लिया। और बाल विवाह, सती प्रथा व पर्दा प्रथा इस समय नहीं था। पुनर्विवाह व नियोग प्रथा का अधिकार था। क्षेत्रज मतलब नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान हो, ऐसा भी था। और आमुज मतलब आजीवन कुंवारी महिलाएं भी रह सकती थी। खान पान में जो है शाकाहार व मांसाहार दोनों होते थे। और शाकाहार में दूध, दही, घी, जौ, क्षीर पकवान, खीर, है ना, क्षीर पकोदन को खीर बोलते थे। करम में जो है जौ का सत्तू प्लस दही खाते थे। अब नेवी किसको बोलते हैं तो पूछ लेता है। ये नेवी जो है कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, जैसे आज के समय में हम अंडरवियर पहनते हैं। वायस जो है कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, जैसे हम बंडी पहनते हैं। अधिवायस है ना, वायसस जो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी होता है, उसको बोलते हैं। अब उत्तर वैदिक कालिक जो समाज है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक कालिक समाज जो है जन्म आधारित वर्ण जो है कठोर व्यवस्था इसमें हो जाता है। अब क्या होता है, पहले हम जो है कर्म के आधार पे होते थे, अब हमने जन्म के आधार पे बटे गए। जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा वो ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसको कुछ आए या ना आए। तो ब्राह्मण धार्मिक व जो है कर्म व शिक्षा का काम करता था। क्षत्रिय जो है क्या करता था, क्षत्रिय जो है रक्षा व प्रशासन का कार्य करता था। वैसे जो है कृषि पशुपालन व एकमात्र करदाता था, है ना, अन्य बलाकृति करता था। और शूद्र जो है द्विज वर्णों की सेवा करता था, दोनों जो वर्ण ऊपर के होते थे उनकी सेवा करता था। गोत्र जो है व्यवस्था का आरंभ भी यहीं से हुआ, सर्वप्रथम उल्लेख यहीं से ऋग्वेद से हुआ था, है ना। अर्थ इसका जो है गोष्ठ था, वह स्थान जहाँ समचे कुल का जो है गोधन पाला जाता था, है ना। उत्तर वैदिक काल में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय था, जहाँ जो है समगोत्री विवाह प्रतिबंधित था, है ना। महिलाओं की जो दशा थी तो ऋग्वैदिक काल के तुलना में यहाँ पे कमज़ोर हो जाती हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कन्या जो है चिंता का कारण होती थी, कन्या को ऐसा माना जाता है। और मैत्रेयी संहिता में बोला जाता है कि कन्या जो है पासा व सूरा के समान, है ना, कि मतलब उसको आप खेल सकते हो उसके सामने। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि स्त्री को जो है पुरुष की जो अर्धांगिनी कहा गया है यहीं पे। और आश्रम व्यवस्था में कहा गया जीवन को जो है चार चरण में विभाजित करने की जो है एक प्रणाली बनाई गई है, जिसमें ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक माना जाता है। और उसके बाद गृहस्थ आता है जो 25 से 50 वर्ष तक चलता है। उसके बाद 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आ जाता है। फिर 75 से 100 वर्ष तक जो है संन्यास आ जाता है। छंदोग्य उपनिषद आता है, इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख होता है। जाबालोपनिषद होता है, 4 आश्रम, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, पंच महायज्ञ मतलब गृहस्थ आश्रम में जो है मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना होता था, है ना, जिसमें बताया जाता है एक ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, है ना। पितृयज्ञ के अलावा बस यही पितृयज्ञ। अब इसके बाद जो है नृ यज्ञ होता था, अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ उसको बोलते थे। अब जो ब्रह्म यज्ञ होता था प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा होता था, देव यज्ञ देवताओं का सम्मान होता था, भूत यज्ञ सभी प्राणियों का सम्मान होता था, पितृयज्ञ पितरों को सम्मान दिया जाता था, नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ से मानव का जो है सम्मान किया जाता था। पंच महायज्ञ की जो है जानकारियाँ इसे गृह सूत्र से आती है। अब आगे हम देखेंगे उपनयन संस्कार भी होते थे, उपनयन संस्कार देखेंगे, है ना।
तो यहाँ पे उपनयन संस्कार में 16 संस्कार की शुरुआत हुई। गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का जो उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में जो है 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। और त्रिपुंड मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का जो उपनयन संस्कार किया जाता था ग्रीष्म ऋतु में जो है 11 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। सबका जो है देखो वर्ष अलग अलग है। उसका जो है ब्राह्मण के लड़के का कब होता था तो बसंत ऋतु 8 वर्ष की अवस्था में, और क्षत्रिय के लड़के का कब होता था तो उसका जो है 11 वर्ष की ग्रीष्म ऋतु में होता था। और जगती मंत्र द्वारा जो है वैश्य बालक का जो उपनयन संस्कार होता था, जो लोग वैश्य होते थे उनका जो है 12 वर्ष की अवस्था में होती थी, शरद ऋतु में होती थी उनका, है ना। अब उपाध्याय क्या होता था, उपाध्याय में जो है जैसे वैदिक काल में जो है जीविकोपार्जन हेतु जो वेद पढ़ने वाला होता था उसको बोलते थे उपाध्याय। आज देखो लोग एक उपाध्याय टाइटल हो गया है। अब ब्रह्मावादी नहीं है ना, वे कन्याएं जो मतलब जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी उनको ब्रह्मावादी नहीं बोला जाता था। साधु वधु होता था जो विवाह पूर्व तक जो है शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं होती थी उनको। अब वैदिक काल जो धर्म उसके बारे में देखेंगे तो वैदिक काल धर्म को हम ना कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक करते हैं क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब, मुझे बार बार चक्कर आ रहा है।